तो इस कहानी की शुरुआत 1945 से होती है, जहां हमें जंगलों के अंदर जर्मन सैनिकों को दिखाया जाता है। इन जर्मन सैनिकों ने जंगल में कैंप लगाया था और ये लोग यहीं पर रुके हुए थे। ये लोग अपनी जीप में से ढेर सारे क्रेट्स को निकाल करके अंदर लेके जाने वाले थे, लेकिन ठीक उसी समय इन लोगों को एक सैनिक दिखाई देता है। इन लोगों को लगा कि वो सैनिक सो रहा है, इसलिए जब ये लोग उस सैनिक को चेक करने के लिए जाते हैं तब ये लोग उस सैनिक को मरा हुआ पाते हैं। उस समय इस सैनिक के ऊपर एक वेयरवुल्फ हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है और दूसरे वाले सैनिक की भी यहाँ पर मौत हो जाती है। सीन कट होता है और हमें लंदन शहर के अंदर एक बार को दिखाया जाता है। इस बार के अंदर हम एंटोम नाम करके एक इंसान को देखते हैं, जो कि बार के अंदर शांति से बैठ करके ड्रिंक करने के लिए आया था। लेकिन तभी बार का मालिक मर्फी उससे कहता है कि ये जैकेट किसका है, जिसे सुन एंटोम उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। जिसके बाद मर्फी कहता है कि तुम मेरे बार में से इसी वक्त चले जाओ। एंटोम गुस्से से उठता है और मर्फी के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन मर्फी उसे संभाल लेता है। मर्फी को पहले ही एहसास हो गया था कि एंटोम एक वैम्पायर है। अब यहाँ पर मर्फी के लोगों के साथ एंटोम की फाइट शुरू हो जाती है। एंटोम एक आदमी के खून को जैसे ही पीने वाला था तभी यहाँ पर फादर आ जाते हैं। फादर ड्वाइन की मुलाकात पहले ही एंटोम से हो चुकी थी। एंटोम उनके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन फादर उसे आराम से संभाल लेते हैं। बात ऐसी है कि इस वैम्पायर को फादर ने ही दफनाया था, लेकिन वो फिर से आजाद हो गया। यहाँ फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन वो फादर को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद फादर उसके खून चूसने वाले दांतों को बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इसके बाद फादर जब बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि जर्मन सोल्जर का कर्नल उनसे मिलने के लिए आया हुआ था। दरअसल वो एक काम फादर के लिए लेकर के आया हुआ था। ये लोग फादर को बताते हैं कि कोटा आइलैंड पर हमारे सैनिकों का बेस कैंप है, लेकिन कोई चीज है जो हमारे लोगों को मार रही है और एक एक करके सबको खत्म कर रही है। मैं चाहता हूँ कि आप जा करके पता लगाएं और देखें आखिर बात क्या है। इतना कहने के बाद कर्नल उन्हें एक तस्वीर निकाल करके दिखाते हैं। इस बीच जो फादर थे वो यामा सीता नाम करके फाइल को भी अच्छे से देख लेते हैं। अब फादर जब उस तस्वीर को देखते हैं तब उन्हें मालूम चलता है कि उनके पिता भी इसी जगह से गायब हुए थे। अब फादर को भी जानना था कि आखिर बात क्या है और उसके पिता वहाँ से कहाँ गायब हो गए। इसी वजह से वो इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्नल कहता है कि हमारे कुछ साथी हैं जो तुम्हारे हिफाजत के लिए तुम्हारे साथ जाएंगे और मिशन पूरा हो जाने के बाद वो तुम्हें अपने साथ वापस भी लेकर के आएंगे। इनके चले जाने के बाद मर्फी अपने दोस्त से कहता है कि मुझे जर्मन सैनिकों के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं है। उस जगह पर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस जगह मत जाओ। लेकिन फादर को अब उस जगह पर जाना था, क्योंकि इसी बहाने से वो अपने पिता के बारे में भी पता लगाना चाहते थे। यहाँ हम देखते हैं कि मर्फी ने फादर के लिए एक हथियार बना करके रखा है। इस हथियार को पूरी तरीके से सिल्वर से बनाया गया था और इसके अंदर जो गोली थी वो भी सिल्वर का था। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें प्लेन के अंदर फादर के साथ उन लोगों को दिखाया जाता है जो इस मिशन पर जा रहे थे। यहाँ पर फादर को छोड़ जितने भी लोग थे वे सभी लोग कर्नल के आदमी थे। यहाँ पर ये लोग फादर को बताते हैं कि जंगल में एक जानवर है जो हमारे सभी जर्मन सैनिकों को खत्म कर रहा है। ऐसी अफवाह सुनने में आई है, ये कितना सच है ये बात हमें नहीं पता है। यह सुन करके फादर कहते हैं कि तब तो ये मिशन एक सुसाइड मिशन होने वाला है, वहाँ से वापस आने का हमारा कोई चांस नहीं है। सीन कट होता है और हमें उस कोटा आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग आ रहे थे। यहाँ पर हम अमीलिया नाम करके एक लड़की को देखते हैं। शायद उसे किसी चीज के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन अमीलिया उस प्रोसेस को करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो इनसे दूर भागती है। लेकिन वो इनसे भाग करके छुप नहीं पाती है, क्योंकि कबीले के लोग उसे आकर के पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ने के बाद यहाँ के जो पुजारी थे वो उसके ऊपर कुछ जादू टोना करते हैं। ठीक उसी समय अमीलिया के पास एक वेयरवुल्फ आता है। वो अमीलिया के शरीर में कुछ करता है जिसकी वजह से उसका शरीर चेंज होने लगता है। यहीं पर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वे लोग कोटा आइलैंड पर लैंडिंग कर चुके हैं। जब ये लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तब इन लोगों को जंगल के अंदर एक छोटा सा कैंप दिखाई देता
है। जाहिर सी बात था कि ये जर्मन सोल्जर का कैंप नहीं हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने चाइना का झंडा लगा रखा था। अब ये सभी लोग एक साथ मिल करके हमला करते हैं और एक एक करके सभी कबीले वाले को खत्म कर देते हैं। इस दौरान फादर अंदर जा करके कुछ सबूत ढूंढ रहे थे। काफी ढूंढने के बाद भी इन्हें यहाँ पर कुछ खास सबूत नहीं मिलता है। रात के समय में ये लोग यहीं पर सो गए थे और अगले दिन सुबह होने के बाद ये लोग फिर से अपनी मिशन पर चल पड़ते हैं। चलते हुए ये लोग जंगल के बीचों बीच एक छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं। यहाँ का कोई भी आदमी इनसे बात नहीं कर रहा था, क्योंकि इनकी भाषा को कोई समझ नहीं पा रहा था। ठीक उस समय यहाँ पर हम अमेलिया को देखते हैं। उसकी नजर इन लोगों के ऊपर पड़ती है। वो इन लोगों के पास आती है और इनसे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी भाषा आती है। इसके बाद एडम उससे पूछता है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक जर्मन सोल्जर्स का कैंप हुआ करता था, वो कैंप कहाँ पर है, हम लोगों को वहाँ पर जाना है। जिस पर अमेलिया कहती है कि मैं उस कैंप को नहीं भूल सकती हूँ, उन लोगों ने हमारे लोगों को बहुत तड़पाया है। वैसे अगर तुम कैंप के पास जाते हो तो तुम्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। यह सब कुछ बताने के बाद अमेलिया उन्हें ले करके उस कैंप के पास जाती है। कैंप के पास ले जाने के बाद अमेलिया इन लोगों को बताती है कि कुछ जर्मन सोल्जर हमारे ऊपर बहुत जुल्म करते थे और उन्हीं लोगों से मैंने तुम्हारी भाषा सीखी है। अब इसके बाद जब ये लोग आगे जाते हैं तब इन लोगों को कुछ जर्मन सोल्जर्स का बॉडी दिखाई देता है। बॉडीज को देखने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि कोई हैवान ही है जो इन लोगों को इस कदर मार सकता है। चारों तरफ सिर्फ खून फैला हुआ था, लोगों के हाथ पैर कटे हुए थे। एडम जब अंदर जाता है तब उसे ढेर सारा क्रेट दिखाई देता है और जब वो इसे खोलता है तब उसे मालूम चलता है कि इन क्रेट्स के अंदर ढेर सारा सोना रखा हुआ है। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें एंटोम को दिखाया जाता है, जो कि मर्फी के कमरे में जाने के बाद कुछ ढूंढ रहा था। उसे वो चीज मिल तो जाती है, लेकिन तभी मर्फी आकर के उसके ऊपर हमला कर देता है। वैम्पायर होने की वजह से एंटोम मर नहीं सकता है, उसके ऊपर ये लोग सिर्फ जुल्म कर सकते हैं और दर्द पहुंचा सकते हैं। यहाँ मर्फी एंटोम को गन दिखाते हुए उससे पूछता है कि उस मिशन के बारे में तुम्हें क्या पता है। तब एंटोम बताता है कि वे लोग तुम्हारे दोस्त को जिस मिशन पर लेकर के गए हैं वो एक सुसाइड मिशन है। जर्मन के कर्नल को अपने सैनिकों से नहीं प्यार है, बल्कि उन्हें सोने से प्यार है। उन्हें वो सोना चाहिए जो वहाँ पर रखा हुआ है। उसी सोने को हासिल करने के लिए ही उन लोगों ने फादर को अपने लोगों के साथ भेजा है, क्योंकि सिर्फ फादर ही हैं जो उन शैतानों का मुकाबला कर सकते हैं। अब यह सब सुनने के बाद मर्फी को डर लगने लगता है, क्योंकि उसे अपने दोस्त की चिंता हो रही थी। मर्फी उसे गन से शूट करने वाला था, लेकिन तभी एंटोम उससे कहता है मैं काफी फास्ट हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं चल करके उस सोने को लूट सकता हूँ। सारा सोना तुम रख लेना, मुझे सिर्फ मेरी दवाई दे देना ताकि मैं अपने दांतों को ठीक कर सकूं। दांत निकल जाने की वजह से मैं भूखा मर रहा हूँ। इतना कहने के बाद भी मर्फी उसके साथ हाथ नहीं मिलाता है, बल्कि वो एंटोम को लेकर के बाहर आता है, उसे गन से शूट कर देता है और धूप में उसकी बॉडी को जलने के लिए छोड़ देता है। इधर फादर को बस्के के अंदर कुछ अखबार और तस्वीर मिलता है। दरअसल ये तस्वीर उनके फादर का था। ठीक उसी समय अमेलिया चिल्लाते हुए फादर के पास आती है और कहती है कि उन लोगों को पसंद नहीं है कि तुम यहाँ पर रहो, तुम अपना श्रापित सोना ले लो और यहाँ से फौरन निकल जाओ। यह सुन करके फादर कहते हैं कि आखिर तुम किस सोने की बात कर रही हो। ठीक उसी समय फादर के पीछे वेयरवुल्फ आकर के उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फादर के पास गन होने की वजह से वेयरवुल्फ उनसे डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। अब इधर हमें एडम को दिखाया जाता है। सोना मिल जाने के बाद वो रेडियो के थ्रू अपने कर्नल से संपर्क करने की कोशिश करता है। जब उसके कर्नल रेडियो पर आते हैं तब वो एडम से कहते हैं कि सोने को लेकर के फौरन लौट आओ और उस फादर को वहीं पर छोड़ देना। ठीक रेडियो के सामने बैठ करके मर्फी ये सारी बातें सुन रहा था। मर्फी को मालूम चल जाता है कि कर्नल उसके दोस्त को धोखा दे रहा है। अब इसके बाद एडम अपने दोस्तों के साथ मिल करके सारे क्रेट्स को ले जा करके कार में रखवा देता है। अब इसके बाद हमें एडम के बाकी के दोस्तों को दिखाया जाता है जो यहीं कहीं भटके हुए थे। इन लोगों को किसी चीज की बहुत अजीब आवाज सुनाई दे रही थी और उसी चीज को ये लोग ढूंढ रहे थे। ठीक तभी इस तलवार वाले आदमी के सामने वेयरवुल्फ आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। वेयरवुल्फ उस आदमी को मारने के बाद उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है। ये लड़की सुपरमैन बन करके जैसे ही वेयरवुल्फ के ऊपर हमला करने के लिए जाती है तभी वो लड़की को पकड़ लेता है और वो लड़की के दोनों हाथों को उखाड़ करके फेंक देता है। इधर एक वेयरवुल्फ एडम के दोस्तों के बहुत करीब आ गया था,
लेकिन वो कुछ करता उससे पहले ही फादर आकर के उस वेयरवुल्फ को अपने गन से शूट कर देते हैं। अपने लोगों को मरता देख अमेलिया को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। अमेलिया के कबीले वाले जो उसके साथ कर रहे थे उसी की वजह से अब अमेलिया एक वेयरवुल्फ बन चुकी है। अमेलिया वेयरवुल्फ बन करके एडम के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देती है। मौके का फायदा उठा करके जो फादर थे वो सभी लोगों को जीप में बैठाते हैं और जंगल से होकर के गुजरने लगते हैं। लेकिन अचानक से जंगल में ही इनकी कार खराब हो जाती है, इसलिए ये लोग कार को छोड़ करके जंगल में आकर के छुप जाते हैं, क्योंकि अमेलिया अपने दोस्तों के साथ वेयरवुल्फ बन करके इनका पीछा कर रही थी। कुछ समय तक जब वेयरवुल्फ इन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं तब वो वापस लौट जाते हैं। फादर भी अपने लोगों को लेकर के कैबिन में वापस आ जाता है। फादर को ऐसा लग रहा था कि उसके पिता को इन्हीं लोगों ने ही मारा है, इसलिए वो इन लोगों को जान से मारने का ठान लेता है। इधर जो कबीले वाले थे वो भी सब कुछ खत्म करना चाहते थे, क्योंकि ये लोग अपने गांव में शांति चाहते थे। सुबह हो जाने के बाद फादर अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से गोदाम के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि वेयरवुल्फ यहाँ पर जरूर आएंगे। कुछ ही समय के बाद उनका यकीन सच साबित हो जाता है। वेयरवुल्फ इन्हें मार करके खत्म इसलिए करना चाहते थे ताकि इनके गांव के आसपास कोई दिखाई न दे। वेयरवुल्फ इनके ऊपर हमला करने के बजाय पीछे जाकर के छुप जाता है। इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इनके पीछे भी वेयरवुल्फ आ चुके हैं, जो इनके ऊपर हमला करके इन्हें जान से मार देते हैं। जब फादर भागते हुए आते हैं तब उन्हें मालूम चलता है कि उनके दोनों साथी मारे जा चुके हैं। उसी समय वेयरवुल्फ जैसे ही उनके ऊपर हमला करने के लिए आता है तभी वो उसे गन से शूट कर देते हैं। वेयरवुल्फ को मारना आसान इसलिए हो गया था क्योंकि उनके पास जो गोली थी वो सिल्वर की बनी हुई थी। आखिरी में अमेलिया बची हुई थी जो फादर के ऊपर हमला कर देती है। फादर को बचाने के चक्कर में उनका एक आदमी आ करके अमेलिया को गन से शूट कर देता है। इस तरीके से अमेलिया की असली सच्चाई इन लोगों के सामने आ जाती है। इसके बाद वो इन लोगों को बताती है कि सोल्जर्स ने हमारा जीना हराम कर दिया था। ईश्वर के आशीर्वाद से हमें ये श्राप मिला था जो कि हमारे लिए काफी फायदेमंद था। वो हमारे ही लोग थे जो खूंखार भेड़िया बन करके जर्मन सैनिकों को जान से मार रहे थे। इसके बाद फादर उससे पूछता है कि तुम लोगों ने मेरे पिता के साथ आखिर क्या किया। तब अमेलिया बताती है कि तुम्हारे पिता एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्हें बीमारी थी, उन्हें इलाज की जरूरत थी, इसीलिए उन्हें बचाने के लिए उनकी मर्जी से हमने उन्हें कन्वर्ट करने के लिए सोचा, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाए, उनकी मौत हो गई। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद अब फादर उस बचे हुए एक आदमी के साथ प्लेन में बैठ करके वापस लौट रहे थे, लेकिन लौटने से पहले रेडियो के थ्रू वो एक बार मर्फी को इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मर्फी ने कर्नल को अपने साथ रखा है क्योंकि इन लोगों की चोरी पकड़ी जा चुकी थी। कुछ समय के बाद जब फादर आते हैं तब मर्फी कर्नल के बारे में फादर को बता देता है। वो अपने दोस्त को बताता है कि ये दोनों तुम्हें जान से मारना चाहते थे, लेकिन फिर भी फादर इन लोगों के साथ कुछ गलत नहीं करता है। लेकिन हाँ, जो सोना वो इन लोगों के लिए लेकर के आया था वो इन्हें नहीं देता है, बल्कि वो इन लोगों को यहाँ से खाली हाथ भेज देता है और कहता है कि दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। इसी के साथ फाइनली दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।